हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पहले नाउन क्लास में नाउन और उसके टाइप्स के बारे में बताया, आज मैं नाउन के आइडेंटिफिकेशन के को समझने के लिए जो आज ट्रिक लाया हूँ, आज वो काफ़ी मज़ेदार है। ये नाउन का लेक्चर नंबर 2 है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप नाउन को पहचानें कैसे विद इन सेकेंड। क्या आप नाउन को विद इन सेकेंड पहचान सकते हैं कि ये नाउन है या नहीं है? तो चलिए मैं आज आपको वो डॉट क्लियर कर देता हूं कि कैसे आप नाउन को विद इन सेकेंड आप पहचान सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक आप देखिए और समझिए कि नाउन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम उसे किस तरह से उसको हम पहचानेंगे विद इन सेकेंड। आज तक आप लोगों ने सिर्फ मैथ और साइंस में ही ट्रिक देखा होगा कि मैथ और साइंस में ट्रिक के माध्यम से मैथ बनाना आसान हो जाता है, लेकिन आज आप इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ ऐसे ट्रिक देखेंगे जिसके माध्यम से आप नाउन को विद इन सेकेंड, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप नाउन को विद इन सेकेंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये शब्द नाउन है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि किस तरह से हम नाउन को क्लासिफाई करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट कहने का मतलब है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई अस्तित्व हो, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को हमारा सेंस ऑर्गन उसको एक्सपीरियंस करता हो या उसको अनुभव करता हो, दैट मीन्स दिस इज फिजिकल एग्जिस्टेंस। और यदि इन 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हम किसी वस्तु को अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और जब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं आपको बताता हूं, राम को हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका मतलब है राम का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए राम आपका कॉन्क्रीट नाउन होगा। पटना एक जगह का नाम है, कोई जगह है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका मतलब है इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये आपका कॉन्क्रीट नाउन होगा। उसी प्रकार से ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। तो सच्चाई, मनुष्य सच बोलता है, उसकी सच्चाई को हम लोग अनुभव करते हैं, उसको न तो हम देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, इसका मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो ट्रुथ को हम क्या समझेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझेंगे। ठीक है। उसके बाद है ग्रीफ का मतलब होता है दुख को हम लोग नहीं देख पाते हैं, दुख का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, न अगर होता हम लोग उसको टच करते, हम लोग उसको देखते, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, ग्रीफ में हम लोग टीयर्स बहाते हैं, आंसू हमारे बहते हैं, निकलते हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं, हम लोग उसको छू सकते हैं, मतलब टीयर्स का जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट ग्रीफ का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रीफ जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और टीयर्स जो है वो आपका कॉन्क्रीट नाउन है। उसके बाद आती है बर्थडे में क्या होता है? बर्थडे के ओकेजन पर क्या होता है? हम लोग एक फंक्शन को, एक समारोह का आयोजन करते हैं जिसमें केक होता है, बैलून्स होते हैं, कुछ और सजावटें होती है। तो हमने इन सभी चीजों को देखा, हमने बर्थडे को नहीं देखा, हमने बर्थडे को सिर्फ महसूस किया कि इस दिन बर्थडे है। तो यहाँ पर बर्थडे जो हो गया, बर्थडे का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, इसका मतलब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बट केक को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब केक जो है वो आपका कॉन्क्रीट नाउन होगा। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में थोड़ा समझने की चीज है, मैथमेटिक्स को कॉन्क्रीट ऑफ नाउन भी कहा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है, लेकिन कब मैथमेटिक्स कॉन्क्रीट नाउन होगा और कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ये आप ध्यान से सुनिए।
मैथ में जब हम लोग बनाते हैं, उसके कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ लिखते हैं, तब उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तब ये मैथमेटिक्स जो हो जाता है वो आपका कंक्रीट ऑफ नाउन हो जाता है। लेकिन इन एजुकेशन फील्ड जब कोई व्यक्ति मैथ से बीए करता है, एमए करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम लोग सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वैसे स्थिति में मैथमेटिक्स जो हो जाता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। चाइल्डहुड क्या, एक लाइफ का एक स्टेज है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, इसको हम लोग देख नहीं सकते, ये हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं कि इस स्टेज को हम लोग बचपन कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए चाइल्डहुड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल चुकी होगी। अब इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरह से नाउन को बांट सकते हैं कि कौन से नाउन कॉन्क्रीट ऑफ नाउन है और कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे चलते हैं। चलिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि नाउन को पहचानेंगे कैसे। नाउन का जितना डेफिनेशन आसान है, उसके जितने पार्ट्स हैं, उसके डेफिनेशन जितने आसान हैं, एक्चुअली वो उतने आसान है नहीं। जब हम नाउन का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जब कोई HW मिल जाती है या कुछ वर्क करने को मिलती है, तब हमें उसको पहचान करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हम नाउन को समझ नहीं पाते हैं और जिसके वजह से हमें होमवर्क करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आज कुछ ऐसे ट्रिक लेकर के हम आए हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े सेंटेंस में क्यों ना लिखे हो, आप आसानी से और बहुत कम समय में नाउन की पहचान कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या ध्यान देना होगा वो देख लीजिए। हमने अंग्रेजी के 3 वर्ड लिखे हैं, हु जिसका अर्थ होता है कौन, व्हाट जिसका अर्थ होता है क्या, होम जिसका अर्थ होता है किसको या किन्होंने। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। अगर ये 3 वर्ड आप याद रख लिए तो आप इतने सेंटेंस में आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसको खोज करके निकाल सकते हैं कि इसमें नाउन कहाँ है। चलिए देखते हैं एक एक करके उदाहरण की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि इस वाक्य में नाउन कहाँ है। तो हमने एक पहला वाक्य लिखा है, अमन इज माई फ्रेंड। अमन इज माई फ्रेंड, अमन मेरा दोस्त है। तो मेरा दोस्त कौन है? मेरा दोस्त कौन है? अमन। ये कौन है? कौन यहां पर लगा करके प्रश्न कर रहे हैं कि कौन मेरा दोस्त है, तो अमन। तो यहां आंसर आ रहा है मेरा अमन। तो अमन जो हुआ वो मेरा नाउन हो गया। इसके बाद है कि अमन क्या है मेरा? तो अमन क्या है? मेरा दोस्त है। अमन क्या है? मेरा दोस्त है। तो फ्रेंड क्या हो गया? फ्रेंड यहां पर नाउन हो गया। इसी प्रकार से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक होता है। तो क्या हानिकारक होता है? तो स्मोकिंग करना। क्या हानिकारक होता है? स्मोकिंग करना। तो क्या से जब हमने प्रश्न किया तो आंसर क्या आया? स्मोकिंग। क्या से प्रश्न किया तो क्या आंसर आया? स्मोकिंग। इसका मतलब स्मोकिंग क्या हो गया? नाउन हो गया। किस चीज के लिए हानिकारक है? किसके लिए हानिकारक है? तो वह है हेल्थ के लिए। किसके लिए? तो हेल्थ के लिए। तो हेल्थ क्या हो गया? नाउन हो गया। यहां पर है इंटरेक्शन विथ न्यू पीपल इज नेसेसरी हेयर। तो यहां कहता है इंटरेक्शन विथ न्यू पीपल इज नेसेसरी है। तो क्या नेसेसरी है? क्या नेसेसरी है? तो इंटरेक्शन। यहां इंटरेक्शन क्या हो गया? नाउन हो गया। किसके लिए? किसके लिए ये नेसेसरी है? तो न्यू पीपल। तो न्यू तो इसका एडजेक्टिव के रूप में आ गया। तो यहां पीपल क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया। उसी प्रकार से है ब्राइट कोचिंग सेंटर इज एन इंस्टीट्यूट। क्या है? ब्राइट कोचिंग सेंटर इज एन इंस्टीट्यूट। तो ब्राइट कोचिंग सेंटर क्या है? तो ब्राइट कोचिंग सेंटर क्या है? ये इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ इंस्टीट्यूट, यहाँ क्या प्रश्न करने पर हमारा आंसर क्या रहा? इंस्टीट्यूट है। यहाँ इंस्टीट्यूट क्या हो गया?
इंस्टीट्यूट नाउन हो गया। तो कौन इंस्टीट्यूट है? तो आंसर क्या आएगा? ब्राइट कोचिंग सेंटर। तो हमारा ब्राइट कोचिंग सेंटर, कौन प्रश्न करने पर हमारा आंसर आ रहा है ब्राइट कोचिंग सेंटर एक इंस्टीट्यूट है। तो ब्राइट कोचिंग सेंटर भी आपका नाउन हो गया। तो इस तरह से हम कौन, क्या और किसको प्रश्न लगा कर करके सेंटेंस में आप अगर सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो आप वहां से भी नाउन का पता लगा सकते हैं और बड़े ही आसानी वे में आप नाउन तक पहुंच सकते। चलिए, नाउन के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक और तरीका अपनाया हूं। जैसे हमने एक लिया सब्जेक्ट, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का अकेला नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई सब्जेक्ट आ सकता है। नाउन और प्रोनाउन ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल अकेला आ सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन के अलावा कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जो अकेला सब्जेक्ट के रूप में आते हो। अगर आते हैं कोई और भी वर्ड तो वो अकेला नहीं रहेंगे, बल्कि वो कोई ग्रुप को लेकर के साथ में आएंगे। अकेला अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वह या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे हमने लिखा इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश यहां पर सब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के पहले है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो नाउन अकेला है। नाउन अकेला है जो सब्जेक्ट के रूप में आता है। दूसरा है ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है। वह अंग्रेजी बोलता है। तो यहां पर जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है। तो ही मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन ही नाउन ना होकर के क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन ही दो ऐसे वर्ड हैं जो अकेला सब्जेक्ट हो सकता है और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो आप नाउन को पहचानते ही हैं और प्रोनाउन को पहचानते ही। प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके बाद है रीड इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। रीड इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है या गलत है? ये सेंटेंस लिखा हुआ गलत है। अब सवाल उठता है कि गलत कैसे है? हमने लिखा है रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। ये पढ़ना जो है वो वर्ब है और अकेले में वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। अकेले में वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं होता। इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं रीडिंग। यानी रीडिंग करने का मतलब रीड में आईएनजी जोड़ते हैं। रीड का चौथा रूप होता है रीडिंग और उसके बाद लिखते हैं रीडिंग इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। अब जाकर करके ये वाक्य सही हुआ। पहले से ये रीड इज द पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन जो लिखा हुआ था वो गलत सेंटेंस था, लेकिन जैसे ही हमने इसको रीडिंग कर दिया, रीडिंग इज द पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन, यह सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया? क्योंकि हमने रीड प्लस आईएनजी लगाया। ऐसे अकेले में ये वर्ब नहीं आया। तो जब रीड प्लस आईएनजी आया तो ये क्या बन गया? ये नाउन बन गया। तो ये हम थर्ड के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब रीड में आईएनजी लगता है तो ये V4 का रूप ले लेता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं जीरंड। GURND, जीरंड। जीरंड को V4 से सूचित किया जाता है। तब यह वाक्य जो है मेरा वो सही हो जाता है। इसके बाद हम एक तरीके और से लिख सकते हैं टू रीड इज द पार्ट ऑफ माई डेली
रूटीन। यहां देखिए, यहां हमने क्या लिखा, टू रीड। रीड को अकेले नहीं लिखा, हमने टू के साथ में लिखा। जैसे ही टू के साथ में रीड को लिखा तब मेरा ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया। और जब ये सब्जेक्ट हो गया तब हम इसको कह सकते हैं, तब हम इसको नाउन नहीं कर सकते, तब हम इसको नाउन नहीं कर सकते हैं। और जब ये 2 + V1 आया, 2 + V1 आया तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। तब ये चौथा सब्जेक्ट हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसको हम लोग 2 + V1 के रूप में लिखते हैं। जिरंड का अर्थ होता है क्रियावाचक संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा। और इन्फिनिटिव का अर्थ होता है क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम एक सब्जेक्ट का उदाहरण लेते हुए भी नाउन का पता लगा सकते हैं कि कौन से वर्ड नाउन हैं। और जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा वर्ब के पहले होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप विद इन सेकेंड में आप शब्द को पहचान जाइएगा कि हाँ ये शब्द नाउन है। क्या आप अब तक ऐसा ट्रिक आपने कभी देखा? ये ऐसे कौन से ट्रिक होंगे भाई कि जिसे हम देखें और पहचान लें विद इन सेकेंड ये शब्द नाउन है? अगर नहीं देखे हैं तो आप इसे एक बार जरूर देखिए और समझ में आएगा आपको कि कौन से शब्द नाउन है और कैसे। देखिए हमने दिया है, हेडिंग दिया है, फॉर्मेशन ऑफ नाउन। नाउन बनते कैसे हैं? साधारणतः शब्दों के अंत में ER, OR, AL, CE, MENT, TION, SION, NESS, लेसनेस, ING, SHIP, शिप, HOOD, EE, TY, TURE इत्यादि लिखकर हम शब्दों को नाउन बनाते हैं। अगर शब्द के अंत में ये अक्षर लिखा हुआ दिख गया तो आप समझ लीजिए कि ये शब्द नाउन है। कैसे हैं वो देख लीजिए और कैसे नाउन बनते हैं वो भी देख लीजिए और अच्छी तरह से सीख लीजिए। हम यहाँ चर्चा करते हैं टीच। टीच मीन्स क्या होता है? टीच मीन्स पढ़ाना होता है और यह एक वर्ब है। टीच से बना टीचर, इसमें हमने क्या जोड़ा, ER। हमने यहाँ पर लिखा ER जोड़ने पर ये जो टीच है वो बन गया आपका नाउन। टीचर से बनता है, टीच से फिर बन गया TEACHING, टीचिंग। टीचिंग क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ING लगा हुआ है, इसके लास्ट में क्या है तो ER लगा हुआ है। इसी प्रकार से है डेवलप। डेवलप से बन जाएगा DEVELOPR, डेवलपर, डेवलपिंग, डेवलपमेंट। यहां पर हमने क्या लगाया, डेवलप में ER लगाया। डेवलप का मतलब होता है विकास करना। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वर्ब है। तो हमने डेवलप में क्या लगाया, ER लगाया, ING लगाया और MENT लगाया। जो हमने अभी ऊपर चर्चा किया कि ER, OR, ING या फिर MENT लगे रहेंगे अगर शब्द के अंत में तो हम उसको नाउन समझेंगे। तो यहाँ जैसे ही हमारी नजर इस पर पड़ती है कि इसमें ER लगा हुआ है, इसमें ING लगा हुआ है, इसमें MENT लगा हुआ है, इसमें ER लगा हुआ है, इसमें ING लगा हुआ है, जिसका मतलब ये शब्द क्या है, नाउन है। एजुकेट है, एजुकेट भी क्या है, वर्ब है। इसका अर्थ होता है सिखाना, शिक्षा देना, ये भी मेरा वर्ब है। एजुकेट से क्या बन गया, एजुकेटिंग, एजुकेशन, एजुकेटर। तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एजुकेट के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ING, ION और T और OR लगा हुआ है, सॉरी ER। इसी तरह से एक होता है PLA, प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। हम लोग इसमें लगाते हैं PLAYER, प्लेयर, खेलने वाला। ER लगाए तो ER लगाने से ये मेरा प्ले क्या बन गया, नाउन बन गया। तो अब जो है हम लोग विद इन सेकेंड जैसे ही हम लोग शब्द को देखेंगे और उसको टूट पड़ेंगे कि हाँ ये शब्द क्या है,
नाउन है। बोल पड़ेंगे कि हाँ ये शब्द नाउन है, ये शब्द डेवलपर क्या है, नाउन है। डेवलपिंग क्या है, नाउन है। डेवलपमेंट क्या है, नाउन है। एजुकेटिंग क्या है, तो नाउन है। एजुकेशन क्या है, नाउन है। एजुकेटर क्या है, तो नाउन है। उसी प्रकार से प्लेयर क्या है, तो नाउन है। तो इस तरह से इन सभी शब्दों से नाउन बनाए जाते हैं, उसके लास्ट में ये शब्द जोड़ कर करके। और जब इन शब्दों को हम याद रखेंगे तो हमें नाउन को पहचान करने में बड़ी आसानी होगी और बहुत ही कम समय में आप नाउन की पहचान कर सकते हैं। थर्ड है कंपाउंड ऑफ नाउन। थर्ड क्या है, कंपाउंड ऑफ नाउन। कंपाउंड ऑफ नाउन किसे कहते हैं, कहता है जब हिंदी में दो नाउन एक साथ लिखे गए हों तो उसे कंपाउंड ऑफ नाउन समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दो नाउन एक साथ लिखे जाते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसे कहें तो क्या कहें, तो उसे समझने के लिए आपको कंपाउंड ऑफ नाउन को पढ़ना जरूरी होगा आपके लिए। तो कंपाउंड ऑफ नाउन हमें ये बताता है कि जब हिंदी में दो नाउन एक साथ लिखे गए हों तो इसे कंपाउंड ऑफ नाउन समझना चाहिए। अगर लिखा हुआ है तो हम लोग उसे आसानी से समझ लेते हैं, अगर नहीं लिखा हुआ हो, अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए कि आप इसको कंपाउंड ऑफ नाउन में कैसे लिखेंगे, जैसे है माता पिता। माता पिता की इंग्लिश क्या लिखिएगा, मदर एंड फादर। मदर एंड फादर। कहीं आपने इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ देखा, मदर एंड फादर? कहीं नहीं। भाई बहन, इसका क्या लिखिएगा, सिस्टर एंड ब्रदर। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। इसका मतलब है कि हमें कंपाउंड ऑफ नाउन ये सिखाता है कि दो नाउन को हम कैसे लिखेंगे ताकि मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ ये वर्ड सही हो जाए। उसके लिए देखिए, कहता ऐसे शब्दों को बनाते समय सबसे पहले मैस्कुलिन को लिखते हैं, उसके बाद फेमिनिन का प्रयोग किया जाता है। अगर शब्द में मैस्कुलिन तथा फेमिनिन दिया हुआ ना रहे तो लोअर लिमिट से हायर लिमिट की ओर लिखा जाता है। लोअर लिमिट से हायर लिमिट की ओर लिखा जाता है। तो देखिए कैसे जो है हम लोग इसको कंपाउंड ऑफ नाउन को लिखते हैं। तो अब है मैस्कुलिन से फेमिनिन। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। फेमिनिन जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में शब्द में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ना हो, तब हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला उदाहरण है माता पिता। माता पिता में माता क्या है, तो माता फेमिनिन है और पिता क्या है, तो मैस्कुलिन है। ठीक है, तो पहले हमने बताया कि मैस्कुलिन को लिखते हैं, तो मैस्कुलिन मेरा पिता है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, फादर एंड। उसके बाद है फेमिनिन को लिखा जाता है, तो फेमिनिन क्या है, माता, तो फादर एंड मदर। ये मेरा सही हुआ। और पहले जो लिखे थे मदर एंड फादर वो गलत था। उसी प्रकार से भाई बहन, तो भाई मेरा क्या है, भाई मेरा मैस्कुलिन है। बहन क्या है, तो बहन फेमिनिन है। तो ये तो सीधा है, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। अब उसी तरह से पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे में पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें ये मैस्कुलिन कौन सा है और फेमिनिन कौन सा है। अब यहाँ हम इसका इंग्लिश कैसे लिखें? इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लोअर लिमिट से हायर लिमिट की ओर चलेंगे। तो लोअर लिमिट का मतलब जो छोटा और हायर लिमिट का मतलब जो बड़ा। तो पेड़ बड़ा होगा या पौधा बड़ा होगा? जाहिर सी बात है, पौधा से पेड़ बनता है, तो पौधा छोटा होगा और पेड़ बड़ा। तो पौधा जो हो गया वो आपका लोअर हो गया और पेड़ जो होगा आपका हायर हो गया। तो लोअर से हायर, तो प्लांट एंड ट्री, प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधे। तो इस तरह से हम कंपाउंड ऑफ नाउन के माध्यम से हिंदी वाले शब्दों का कंपाउंड ऑफ नाउन लिखते हैं। जब दो नाउन एक साथ लिखे जाते हों तब उसका इंग्लिश में हम इस तरह से लिखते हैं, पहले मैस्कुलिन, आफ्टर दैट फेमिनिन। अगर मैस्कुलिन और फेमिनिन ना हो तो पहले लोअर लिमिट, आफ्टर दैट हायर लिमिट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का चौथा और लास्ट भाग है एपिथेट ऑफ नाउन। एपिथेट ऑफ नाउन क्या होता है कि जब दो नाउन एक साथ आए
और पहला नाउन दूसरे नाउन का गुण अथवा दोष बतलाना शुरू करे तो पहला नाउन एडजेक्टिव बन जाता है और एपिथेट कहलाता है, जबकि दूसरा नाउन अपने मूल रूप में रह जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो नाउन एक साथ हैं, जैसे हमने लिखा गोल्ड और रिंग, यहाँ पर गोल्ड भी नाउन है और रिंग भी नाउन है। स्कूल बस, यहाँ पर स्कूल भी नाउन है और बस भी नाउन है। उसी तरह से स्कूल बैग, स्कूल भी नाउन है और बैग भी नाउन है। मैंगो ट्री, तो मैंगो भी नाउन है और आपका ट्री भी नाउन है। लेकिन इन शब्दों से ये पता चलता है कि जितने भी शब्द लिखे गए हैं उसमें जो लास्ट वाला जो नाउन है वो ज्यों का त्यों है, लेकिन जो उसका जो पहला जो नाउन है वो दूसरे नाउन की विशेषता बतला रहा है। कि रिंग, गोल्ड रिंग, तो रिंग कैसा है, तो रिंग गोल्ड की है, सिल्वर की है, तो ये रिंग की क्वालिटी को बतला रहा है, इसके गुण को बतला रहा है कि रिंग कैसा है, तो गोल्ड की है। तो यहाँ पर जो गोल्ड हो गया वो दूसरे नाउन की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन होने के बावजूद भी यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे नाउन का गुण बतला रहा है, इसलिए जो गोल्ड हो जाएगा वो एपिथेट कहलाएगा और जो रिंग रहेगा वो अपने पहले ही अवस्था में रहेगा नाउन के रूप में। उसी प्रकार से है स्कूल बस। स्कूल बस, स्कूल बस में बस की विशेषता बतला रही है। ये जो बस है वो किसकी है, वो स्कूल की है। तो यहाँ पर स्कूल जो है वो बस को आइडेंटिफाई करता है, बस के गुण को बतला रहा है कि बस कैसा है, तो स्कूल वाली बस है। बस तो बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन ये स्कूल लग कर करके यहाँ बता दिया ये बस किस चीज की है, तो ये स्कूल की बस है। उसी तरह से यहाँ हमने लिखा स्कूल बैग, तो बैग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल आ गया ये बता दिया कि ये जो बैग जो है वो स्कूल की है। इस बैग की विशेषता क्या है कि यह बैग जो है वो स्कूल बैग है। तो यहाँ पर जो पहला नाउन है वो दूसरे नाउन के गुण को बतला रहा है, इसलिए जो पहला नाउन होगा वो एडजेक्टिव के रूप में होगा या एपिथेट कहलाएगा, जबकि दूसरा जो नाउन है वो अपने मूल अवस्था में रहेगा। उसी प्रकार से है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री, ट्री तो बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, मैंगो ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया, आपको बनाना ट्री हो गया, इसी प्रकार से आगे। लेकिन यहाँ पर जो ट्री की विशेषता है कि ट्री किस प्रकार का ट्री है, तो मैंगो ट्री है। तो यहाँ जो मैंगो है वो नाउन होने के बावजूद भी ट्री की विशेषता बतला रही है, इसलिए जो मैंगो हो जाएगा यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एपिथेट कहलाएगा, जबकि जो ट्री है वो आपको मूल अवस्था नाउन के रूप में ही रह जाएगा। तो आज जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का जो क्लास था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको कहीं समझने में कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस चैप्टर से इस नाउन का फ़ायदा उठा सके और अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर सके। इसके बाद मैं बहुत जल्द ही नाउन के बाद प्रोनाउन चैप्टर बहुत जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ आपके बीच। तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।